हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, सीआरपीसी का लेक्चर 2 की आज हम बात करेंगे। और लेक्चर फर्स्ट में जैसे मैंने आपको ट्रायल के बारे में बताया था कि ट्रायल 4 प्रकार के होते हैं, और फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको सेशन ट्रायल के बारे में बताया था कि सेशन ट्रायल में किसी भी मुकदमे की सुनवाई किस प्रकार से की जाती है। आज हम बात करेंगे वारंट ट्रायल की, कि वारंट ट्रायल की प्रक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से चालू की जाती है, मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की विचारण किस प्रकार से किया जाता है। तो वारंट मामलों का जो विचारण है वो हमारा है सेक्शन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 238 से 250 के बीच में। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 238 क्या कहता है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 238 कहता है कि धारा 207 का अनुपालन, कंपाइलेशन विद सेक्शन 207। अब 238 में धारा 207 का अनुपालन कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जब पुलिस रिपोर्ट किसी वारंट मामले में अभियुक्त के विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा सामने हाजिर किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट अपना समाधान यह कर लेगा कि उसने धारा 207 का अनुपालन किया है कि नहीं किया है, मतलब कंपाइलेशन किया है कि नहीं किया है। अब 238 को समझने से पहले हमको धारा 207 समझनी पड़ेगी। तो धारा 207 क्या है कि किसी भी ऐसे मामले में जब कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की गई हो और मजिस्ट्रेट उस पर अपनी एक कॉपी भेजता है, जैसे पुलिस रिपोर्ट धारा 154 के अधीन जो उसने लेखबद्ध किया होगा उस रिपोर्ट में, और धारा 161 की उपधारा 3 में उन सभी व्यक्तियों के कथन जो उस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए होंगे। ठीक है, मतलब जब कोई अपराध हुआ होगा तो एफआईआर लिखी होगी जिसको मजिस्ट्रेट के द्वारा न्यायालय में सामने लाया जाएगा और उस पर सारे कथन को लिपिबद्ध करेगा, लेखबद्ध करेगा धारा 161 की उपधारा 3 के तहत। तो ये हमारी सेक्शन 238 कहता है, जो सेक्शन 207 का अनुपालन करता है, मतलब कंपाइलेशन विथ सेक्शन 207। अब हम सीआरपीसी के सेक्शन 239 की बात करेंगे। व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, मतलब अभियुक्त को कब डिस्चार्ज किया जा सकता है, यह है सीआरपीसी के सेक्शन 239। तो यदि सेक्शन 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट उसके साथ सभी भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने और अभियुक्त का कथन लेने के बाद अगर अभियुक्त पर लगाए गए अपराध अगर दोष सिद्ध नहीं होते हैं, तो मजिस्ट्रेट द्वारा उस अपराधी को क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर अपराधी पर लगाए गए अपराध अगर दोष सिद्ध नहीं होते हैं तो मजिस्ट्रेट उनके कथनों को लेकर, उनके कथनों पर अपने विवेक अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार वो अपराधी को क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर सकता है। और अगर वो दोष सिद्ध नहीं होता, दोष सिद्ध उस पर नहीं होता है, तो क्या करेगा, तब आता है सेक्शन सीआरपीसी का 240, आरोप विकसित करना, फार्मिंग ऑफ चार्ज मतलब कि क्या उस पर जो आरोप लगे हैं वो सही है कि नहीं है, मतलब फार्मिंग ऑफ चार्ज की फॉर्मिंग करना। मतलब अगर कहा जाए कि यदि ऐसा कोई विचार जिस पर अभियुक्त की परीक्षा ली गई हो और सुनवाई के दौरान उस अभियुक्त से पूछा गया कि उस अभियुक्त ने ये अपराध किया है कि नहीं किया है, तो मजिस्ट्रेट उसको समझने में सक्षम होता है और अपने विवेक अनुसार उस अपराध उस अभियुक्त के द्वारा अपराध किए जाने पर जो उस पर आरोप लगाए गए हैं, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं साक्ष्यों के अनुसार, तो वो उसको क्या करेगा, फार्मिंग ऑफ चार्ज करेगा, उस आरोप को साबित करेगा। ठीक, अब इसमें हम सेक्शन सीआरपीसी का 241 की अगर बात करें तो सेक्शन 241 क्या कहता है, दोष होने के अभिभावक पर दोष सिद्ध, कन्वेक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, अगर अभियुक्त दोष सिद्ध हो जाता है तो उस पर वो दोष सिद्ध करेगा साक्ष्यों के अनुसार। जो साक्ष्य दिए गए हैं उस अपराधी के
अनुसार कि उसने जो जो अपराध किया उसका अगर साक्ष्य न्यायालय के सामने जब प्रस्तुत किया गया और न्यायालय ने ये मान लिया कि हाँ अपराधी ने अपराध किया है, तो उसको क्या किया जाएगा, दोष सिद्ध किया जाएगा। अब 242 क्या है, अभियोजन के लिए साक्ष्य। अगर मान लीजिए सेक्शन 241 के तहत अगर अपराधी उस दोष को मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश महोदय उस अपराधी से पूछेंगे कि जो तुम्हारे ऊपर अपराध लगाए गए हैं, जो तुमने अपराध किया है, क्या ये सही है, अगर वो इस बात से इनकार करता है तो फिर इसके आगे का प्रोसेस क्या है, सेक्शन 242 में वो उससे कहा जाएगा कि वो अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करे ताकि उस पर जो आरोप लगाए गए हैं उसको वो साबित करे कि हाँ जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, जिसके लिए वो एक अगली तारीख लेगा जो सेक्शन 242 में कहा गया, एक तारीख लेगा। अब आता है सेक्शन 243। तो 243 कहता है एविडेंस फॉर डिफेंस, प्रतिरक्षा का साक्ष्य। एविडेंस फॉर डिफेंस मतलब अपने रक्षा करने के लिए जिन भी साक्ष्यों को प्रस्तुत करेगा वो सीआरपीसी के सेक्शन 243 के अंतर्गत करेगा। अब जिस अभियुक्त पर यह आरोप चल रहा है तो वो सबूत पेश करेगा कि उसने किस प्रकार का अपराध किया है या नहीं किया है। उसके बिना पर वो सबूत पेश करेगा कि नहीं सर मैं उस स्थिति में या उस स्थान पर मौजूद नहीं था, ये मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया, तो उसका वो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जिसको न्यायालय अपने विवेक अनुसार समझेगा कि अभियुक्त जो अपराधी है कि वह सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो ये हमारा आता है सेक्शन 243 सीआरपीसी में। अब आता है सेक्शन 244। तो सेक्शन 244 क्या है, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन एन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, अभियोजन का साक्ष्य, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन की तरफ से साक्ष्य दिए जाएंगे कि नहीं इन्होंने जो अपराध किया है उसके बिना पर ये साक्ष्य इनके स्थान पर मिले थे कि इन्होंने ये अपराध किया है। अब वो कैसे होता है कि जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संबंधित किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त तो हाजिर होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए इन सब साक्ष्यों को अग्रसर होगा और अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाएंगे, उसके समर्थन में पेश किए जाएंगे कि हाँ अभियुक्त अपराधी पर जो भी लांछन लगाया जा रहा है, जो भी केस का आरोप लगाया जा रहा है, ये बेबुनियाद है। अब आता है सेक्शन 245 सीआरपीसी का कि अभियुक्त को उन्मोचन कब किया जाएगा, व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। आखिर जब उस अपराधी पर आरोप साबित नहीं हुआ है तो उसको डिस्चार्ज कब किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के सबूत को तौला जाएगा कि किसका सबूत ज्यादा भारी पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभियुक्त अपराधी पर बेबुनियाद के इल्जाम लगा रहा है और फर्जी के साक्ष्य को प्रस्तुत कर रहा है, या जो अपराधी साक्ष्य दे रहा है या वो तो गलत नहीं है। अगर वो गलत होते हैं तो अपराधी को दंड मिलेगा और सजा सुनाई जाएगी जिस प्रकार का उसने अपराध किया है। न्यायालय अपने विवेकानुसार उन धाराओं के तहत उस पर सजा सुनाएगा, दंड देगा। अगर अपराधी पर अपराध दोष सिद्ध नहीं होता है या अभियुक्त जो साक्ष्य पेश कर रहा है वो बेबुनियाद है, गलत है, तो आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा साक्ष्यों के अनुसार पर, ठीक है। या हो सकता है कि अभियुक्त ने जो साक्ष्य दिए हैं उनके अभाव के कारण अपराधी छूट भी सकता है कि वह साक्ष्य अपराधी को दोष सिद्ध नहीं कर पाए। अब आता है सेक्शन 246। तो सेक्शन 246 क्या कहता है, प्रोसीजर वेयर एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज। वो प्रोसेस जिसमें एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। अब कैसे नहीं किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि अभियुक्त जब कोई साक्ष्य पेश करेगा अपराधी के तहत कि अपराधी ने जो जो अपराध किए हैं उसके बिना पर यह साबित होता है कि अपराधी ने अपराध सच में किया है और वो उस स्थान पे पाया गया है, और जिस स्थान पे पाया गया है उसके ये साक्ष्य मिले हैं, उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं, या उसके द्वारा जिसने जो अपराध किया उसके द्वारा हथियार मिला है, तो उस स्थिति में अपराधी को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। ये कहता है सेक्शन 246। अब आते हैं सेक्शन 247 का। तो सेक्शन 247 प्रतिरक्षा का साक्ष्य, फिर वो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, तारीख लेगा कि नहीं माय लॉर्ड मेरे पास जो सबूत हैं आप उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि न्यायाधीश महोदय के अनुसार किसी भी अपराधी पर
दोष सिद्ध तब तक नहीं होता जब तक उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलते, ठोस साक्ष्य नहीं मिलते। तो अपनी प्रतिष्ठा फिर करेगा अगर उसके पास साक्ष्य होंगे तब। अगर होंगे तो वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा एक अगली तारीख लेकर, जिसको न्यायालय उसको तारीख को आगे बढ़ाएगा और उसको फला फला तारीख को बुलाएगा और उससे कहेगा कि हाँ, आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत करिए अगर आपके पास साक्ष्य हैं। अब आता है सेक्शन 248, दोष मुक्त या दोष सिद्ध, एक्विटल और कन्विक्शन। अगर दोष मुक्त होगा तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर दोष सिद्ध हो गया तो न्यायाधीश महोदय अपने विवेक अनुसार सीआरपीसी की धाराओं के तहत जिस धाराओं के तहत उसने अपराध गठित किया होगा उस धाराओं के तहत उसको सजा मिलेगी। अब साधारण कारावास मिले, कठोर कारावास मिले, जुर्माना लगे, दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें जहां मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है किंतु वो धारा 325 या 360 बंदों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है, जिसमें वो प्रक्रिया दोबारा अपना सकता है, तो वहां पर दंड के प्रश्न अभियुक्त को सुनने के पश्चात विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है। अगर मजिस्ट्रेट अगर उसके खिलाफ कोई बयान जारी कर रहा है या उसको सजा सुना रहा है और उसने सीआरपीसी की धारा 325 और 360 के तहत अगर अपना बचाव नहीं किया है तो उसको दंडादेश दे दिया जाएगा, दंड दे दिया जाएगा। 325 और 360 के बारे में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब 249 है परिवाद की अनुपस्थिति। परिवाद मतलब रिपोर्ट। जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है तो मामले की सुनवाई के लिए नियत किस दिन परिवाद अनुपस्थित है। जैसे मान लीजिए मुकदमे की सुनवाई हुई और परिवाद की अनुपस्थिति है, जो रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए वो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पहुंची, तो ये चीज सीआरपीसी के सेक्शन 249 में होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन आवर चैनल अमित एलएलबी। दोस्तों, आज सीआरपीसी का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लेक्चर फर्स्ट में हमने ट्रायल की बात की थी और लेक्चर फर्स्ट में हमने सेशन ट्रायल के बारे में बताया था। आज हम आपको वारंट ट्रायल के बारे में बताएंगे कि वारंट ट्रायल क्या होता है